हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.2 के 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। 5.2 के 6 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, है ना। चलिए तो क्वेश्चन कहना है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है। अगर है तो क्यों है, अगर न है तो क्यों नहीं, ठीक है ना। चलिए तो वही चीज़ को हम लोग समझना है। अगर चोर है तो चोर है क्यों, और चोर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम लोग को सिद्ध करना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है ना। चलिए बताना पड़ता है, उसी तरीके से इसको भी हम लोग को चेक करना है, ठीक है। कि दिया गया है AP, इसका कोई एक पद ऐसा है, कोई भी एक पद है कि -150 है, ठीक है। कोई ऐसा पद है जो -150 आएगा, वही चेक करना हम लोग का, है ना। चलिए बताते हैं आपको, आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि A का मान खोजता है इसमें, तो A का मान पहले वाला हो जाएगा 11, है ना। और फिर D का मान खोजता है, तो D का मान क्या होता है, फॉर्मूला में T2 - T1 होता है ना। और T2 किसको बोलते हैं, T2 ये हो गया और T1 ये हो गया, ये हो गया T3 और ये हो गया T4, है कि नहीं। चलिए तो T2 - T1 यानी कि D बराबर हो जाएगा 8 - 11, क्या हो सकता है ना। चलिए तो 8 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा, -3 बच जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह तो लिखेंगे, है ना। चलिए अब इतना के बाद में हमको लगाना है। अभी इसमें एक बात और, इसमें देखिए तो ये -150 जो है कौन सा क्या दिया गया है इसको समझना है। तो कहता है कि 11,8,5,2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। इसको फिलहाल मानेंगे, जानते हैं क्या, AN या TN मानेंगे, AN या TN मानेंगे। क्या मानेंगे सर, TN बराबर -150 चेक करना है ना। तो वही N का मान निकालना हम लोग को, है ना। एक पद माने कुछ होता है, वही पद की संख्या, यानी कि N का मान निकालना है और ये TN का मान दिया गया है ना। चलिए तो N का मान नहीं है, N का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालना है आपको पता है। का एक पद जो है, कौन सा पद जो है, एक पद का है मतलब कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद जो है -150 है, ये चेक करना हम लोग का, है ना। चलिए आइए तो आप लोग को SN का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। SN नहीं TN यहाँ पास लगेगा, क्या लगेगा, TN या फिर AN लगा सकते हैं आप, ठीक। क्या होता है तो A + N - 1 × D होता है ना। चलिए अब बैठाना है इस पर, और क्या, और कुछ है नहीं। आइए तो TN का मान -150 है, बराबर A का मान कितना है, 11 है, प्लस N का मान क्या है, तो N का मान नहीं है, और -1 का -1, और D का मान जो है -3 है ना। इसको गुना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो -150 को क्या करते हैं, 150 रहने देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इतना नहीं दिक्कत हुआ होगा तो एक काम कीजिए, अब 11 को खींच लीजिए इधर, ठीक है ना। तो -11 हो जाएगा और बराबर में बच जाएगा N - 1 और गुना 3, है कि नहीं, -3 ना। बस समझ में आया, क्या किए, कुछ नहीं, बस 11 इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस, ठीक है। चलो एक काम, अब बताओ ये दोनों को जुड़ना है, क्योंकि माइनस में है तो जोड़ेंगे ही ना। चलिए तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161, है कि नहीं, 161 ही आएगा ना। 50 में जोड़ेंगे 10 तो 60, 60 हो 1 61, बराबर हो जाएगा N - 1 और गुना -3, ठीक है कि नहीं, समझे बात। चलिए अब क्या करना है, ये 3 जो है गुना में, इसको इधर ला सकते हैं भाग में ना, बिल्कुल ला सकते हैं। -161 भाग बटा -3 बराबर हो जाएगा N - 1। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को, है ना। यहाँ पास से आप कोष्ठ हटा भी सकते हैं, ठीक है। क्यों हटा रहे, क्योंकि इसके और गुना में कुछ है नहीं, तो हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखिए ये 3 नीचे कैसे आ गया, तो यहाँ गुना में था, आपको पता है कि बराबर के उस साइड अगर गुना में रहेगा तो ये नहीं आएगा तो भागा में आ जाएगा, अगर इन्हें गुना में है तो उधर जाता है भागा में होगा, है कि नहीं। जैसे आप जानते हो कि 2x बराबर 6 है, तो x बराबर होता है 6/2 का है, तो ये गुना में हुआ तो इन्हें गया तो भागा में हो जाएगा, है ना। ये गुना में था ना पहले से, और जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भागा में चल जाता है। वही कंडीशन यहाँ है। यहाँ गुना में था, जब इस साइड आया तो क्या में जाएगा, भागा में जाएगा, है ना। चलो
3 से काटिएगा, 3 चौके 12 और 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा सा 1 मिनट 161/3 और क्या करेंगे हम लोग, -1 को +1 ला सकते हैं इधर और n लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो 161 ही बचेगा, प्लस 1 का बढ़ेंगे 3 बार 3 हो जाएगा, यानी कि n बराबर इतना आ गया। 161 में घटाएंगे, जोड़ेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 164 और बटा 3 बराबर n। अब ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15, तो 1 बचा और 14 बच जाएगा। 3 से 14 कटेगा नहीं, तो ये कटेगा नहीं। चलिए तो हम लोग कहना होता है, जब पॉइंट वाली जब इसको हम काटेंगे ना, तब पॉइंट में संख्या आएंगे, इसको हम कह सकते हैं भिन्नात्मक संख्या। क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या एक ये है 164/3। भिन्नात्मक माने भिन्न के रूप में, क्या है, भिन्न के रूप में। इसलिए हम लोग कहेंगे कि भिन्नात्मक संख्याएं जो हैं, इसलिए ये इसका जब हम हल करेंगे माने भागा देंगे, तो दशमलव में मान आएगा, दशमलव मान आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि भिन्नात्मक मान होने के चलते ये -150 जो है कोई पद इसका नहीं है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कुछ कि अतः एपी, अतः एपी 11, 8, 5, 2 का कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। क्यों, तब भिन्नात्मक मान होने के चलते। बात समझ में आया। बटा में कोई भी मान आ जाएगा ना, तो वो नहीं होगा। बात समझ में आई आपको। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है वो संक्षिप्त रूप में है, ठीक है। जो आपको दिया गया है वो चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे, और आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या बात है ना, कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब T31 ज्ञात करना है सर। क्या ज्ञात करना है, T31 यानी 31वां पद, ठीक है। चलो T31 को A31 भी लोग लिखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है। 11वां पद क्या है सर, 38 है। मतलब T11 दिया गया है 38, कितना दिया गया है, 38 दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद में कहता है कि 16वां पद 73 है, और 16वां पद क्या है, तो 73 है ना। मैंने T16 जो है 73 है, और आपको ज्ञात करना है T31। दो को दिया गया है, T11 और T16 दिया गया है, और आपको T31 ज्ञात करना है। बातें समझ में आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको से 2 को समीकरण आपको बनेगा। क्या बनेगा सर, 2 को समीकरण, है ना। चलो इसमें n का मान जो होगा ना, ये 11 होगा, और इसमें n का मान जो होगा 16 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आइए, इसमें हमने बताया n का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें जो होगा n का मान 16 होगा, क्योंकि Tn का मतलब n के जगह पर क्या है, 11 है, इसलिए हम n का मान 11 दे रहे हैं, है ना। और T16 मतलब कि n के मान 16। बातें समझ में आ रही है आपको, है ना, आना चाहिए। अब इसको से हमको क्या करना है, T11 यानी Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + n - 1 × d होता है ना। और बराबर में तो 38 है ना। मतलब हम Tn का खाली फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 38 का 38 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, n का मान जब 11 है तो बैठा दो 11, है ना। A का A प्लस 11 - 1 और d का d लिख देते हैं, और बराबर 38। कोई दिक्कत, चलिए नहीं होना चाहिए। A + 11 में से 1 गया तो कितना 10, और d है तो d लगा देते हैं इसमें, बराबर 38। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें आपको करना है, ठीक ना। चलो तो फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d बराबर कितना 16, है नहीं। चलो A का A लिख देते हैं, प्लस n का मान 16 है, -1, और d का मान जो है नहीं है सर, तो d का d लिखेंगे, और बराबर 16 का 16। कोई दिक्कत,
नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बैठा रहे हैं जहाँ जहाँ जिसका मान दिया गया है वही चीज़ को, है ना। तो a प्लस 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा 15, और d का d बराबर 16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका समीकरण सेकंड, क्योंकि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कहे कि ये अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग पद है, इसमें a है, इसमें d है, इसमें कुछ नहीं है ना। चलो अब दोनों समीकरणों को आपको हल करने आता होगा, है ना, कि दोनों समीकरणों को घटाने जोड़ने आपको आता होगा, आप सीखे होंगे अलजेब्रा के जोड़ घटाओ, वही चीज़ है यहाँ। देखिए आइए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर, चलिए घटाते हैं। a प्लस 10d बराबर 38, और एक है आपका a प्लस 15d बराबर 16। तो आपको समझना है ये चीज़ को, ठीक है ना। सॉरी 16, ये 16 नहीं है 73 है, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पास 73 है ना। चलो कोई बात, आइए देखिए 73 है ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ भी 73 हो जाएगा, है ना। दोनों समीकरणों को घटाने हैं। अब घटाने के लिए हम क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं अभी तुरंत। हम घटा क्यों रहे हैं सर, आइए। तो अगर हम जोड़ें इसको तो कोई एक पद कटेगा, ए यहाँ पास ऐसे माइनस हम कर रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो घट के ख़त्म हो जाएगा, ए से ख़त्म, तब बचेगा खाली डी, तो डी का मान तो निकल जाएगा। लेकिन हम अगर करते जोड़ती तो 2 ए भी रहता, 10 और 5 15 डी भी रहता, तो डी भी बचता, ए भी बचता। इसलिए एक को ख़त्म करना है आपको। एक को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाएंगे तब ना ए से ख़त्म हो जाएगा, है ना। सोचना है कुछ आगे, आप समझ रहे हैं बात। चलिए अब घटाने का मतलब होता है जो प्लस का चिन्ह रहेगा जो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का तो हमको कोई दिख नहीं रहा है, सब प्लस का है, तो क्या कर देंगे सबको माइनस, है ना। यहाँ पास क्या था, पहले से प्लस था, यहाँ पास भी प्लस था, तो क्या कर दिए माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, यहाँ पास कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब हम लोग को पुराना चिन्ह से नहीं चलना है, अब जो नया चिन्ह उत्पन्न हुआ है उसमें काम करना है ना। चलिए अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, है ना। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेगा ना, घटेगा। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा सर 5, और डी का डी, और यहाँ पास बड़ा में है माइनस, तो माइनस दे देंगे, है कि नहीं। बड़ा का मान आता सब जगह होता है, घर में भी बाहर में भी, है ना। चलो उसके बाद में 73 में से 38 घटेगा, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों माइनस प्लस में है ना। तो 13 में से 8 गया 5 बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, लेकिन माइनस में नहीं। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला 73 है, 73 माइनस में, ठीक है। चलो अब माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 5 सते 35, यानी डी का मान जो आ गया 7 आ गया, है ना। चलो अब डी का मान जब आ गया तो ए का मान आसान है निकालना, है कि नहीं। चलिए तो आप कहेंगे हम लोग कि डी का जो मान है समीकरण 1 या 2 में आप रखोगे ना। चलो 1 में हम रखते हैं, रखने बात समझ में आई। समीकरण 1 में हम रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, अब देखिए ध्यान। समीकरण 1 था आपके पास a प्लस 10d बराबर 38, यही था ना समीकरण 1 आपका, हाँ यही था, ठीक है। चलो तो a का मान नहीं आया है, a का ये रह देंगे, प्लस 10 का 10 गुना d का मान सर 7 आया है बराबर 38, ठीक है। a का a लिख दो और ये गुना कर लो फटाक से, 10 सते कितना 70, है ना, बराबर 38 हो जाएगा। अब a बराबर निकालोगे तो 38 माइनस 70, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो घटाओ, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, अब यहाँ पास बचा 6 में से 3 गया 3, यानी 32, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 70 बड़ा है और माइनस 70 के आ गया, ठीक है ना। तो a का मान जो आ गया माइनस 32 आ गया। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो अब ये चीज़ को हम लोग क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा, अब क्या करना है ना कि अब हम लोग को उस पर पुट करना है T31 पे, क्योंकि बात है कि T31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो यानी कि T31 हम लोग को ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। T31 बराबर कितना दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, यही तो निकालना हम लोग को, है ना। तो फॉर्मूला होता है कुछ ही, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, बराबर कुछ तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करना है हमको, ध्यान से इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब n का मान तो 31 यहाँ पास भी है, तो a का मान देखिए निकालें हम लोग, है ना, माइनस 32 प्लस n का मान यहाँ पास पहले से मौजूद है 31 माइनस 1,
और गुना डी का मान जो है कितना है, देख लो डी का मान 7 आया है, ठीक है। -32 प्लस 30 में 31 में 1 गया तो कितना 30 बचेगा, और गुना 7 है तो 7, -32 प्लस 7 और 0 का 0, 7 और 0 का 0, यानी 210 में से 32 को घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, ठीक है ना, 8 बचेगा। इसके पास बच गया 0, यानी फिर पैंचा लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा और 1 बच जाएगा, 178 हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, लेकिन प्लस में होगा, यानी कि T31 का मान जो हो गया 178 हो गया। तो आपको लास्ट में यही लिखना है, घटा करके हुआ देखिए ना, है ना। चलिए तो घटा के क्या लिखेंगे कि अतः इसका 31वां पद कितना होगा, तो 178 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 178 होगा। बात समझ में आया आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने का एक मौका मिले NCERT बुक से, ठीक है ना। चलो हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से हल करेंगे, ऐसा है माइंड को डोलाने वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए तो वही कोई बात नहीं, हम आ गए हैं उसको डोलाने के लिए, है ना। चलिए आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि एक AP है जिसमें 50 को पद दिया गया है, एक AP है जिसमें क्या दिया गया है, 50 पद दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 मैंने T3 बराबर 12 है ना, ठीक है। और अंतिम पद मैंने कि TN या AN कितना दिया गया है, तो 106 दिया गया है, ठीक है। और इसका 29वां पद क्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पास अगला में क्या दिया था कि 2 को दिया था T3 जिस तरीके से है ना, और आगे एक और इसी तरीके से दिया था, लेकिन यहाँ पास n के मान दिया ही नहीं है ना। तो चलिए n के मान यहाँ दिया गया है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हल यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला पहले लिख देंगे, a + n - 1 × d बराबर 106, है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट होगा बनाना, ठीक है ना। चलिए ये सब दिया गया था जो हमने लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब a का मान जो है नहीं है, प्लस n का मान है, कह रहा है कि 50 पद है, इसमें क्या पद है, 50 पद, -1 और d का मान भी नहीं है, बराबर 106, 106 तो है, Tn का मान दिया गया है ना। तो आप क्या कीजिए ध्यान से थोड़ा सा, 106 तो दिया गया है ना, चलो 106 बराबर में कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए अब a का a लिखते हैं, प्लस 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 49, और d का d बराबर 106। अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अपना काम कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, इसका भी इस तरीके से डाल देना है। T3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, a + 2d बराबर 12, यही फॉर्मूला लगा करके, है ना। a का a लिख दिए और n के जगह पर 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ना समझ में आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला पर लिख देते हैं, a + n - 1 × d बराबर दिया गया है 12, a का मान तो नहीं है, n का मान जैसे यहाँ पास 3 है, क्या है, और -1 का -1 और d का d बराबर 12, a का a प्लस 3 में से 1 गया 2, और d का d बराबर कितना 12। ये हो गए आपका समीकरण 2। बात समझ में आया, समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। अब इसका अगला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब करा क्या जाए, है ना। तो हम यहाँ पर जोड़ना तो संभव है, लेकिन जोड़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो घटाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर, आइए घटाते हैं। a + 2d बराबर 12, और एक है a + 49d बराबर 106, है ना। ये दोनों समीकरण को घटाएंगे, तो घटाए में आपको पता है जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है कि नहीं। चलिए जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस होता है। चलो आ जाओ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में खत्म, क्योंकि अलजेब्रा के घटाव आप जानते होंगे, है ना, नीचे वाला से बदल जाता है और फिर नया चिन्ह से ही चला जाता है। ये जो पुराना चिन्ह प्लस है वो भुला जाते हैं ना,
अब माइनस प्लस जब आ गया तो कट जाएगा दोनों। उसके बाद है -49 और ये 2, तो 49 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47, और डी का डी बराबर 106। तो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 96 हो जाएगा, नहीं यही ना, लेकिन -96 है कि ना, समझ रहे हैं। चलिए माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम डी बराबर निकालना चाहें तो 96 बटा क्या आ जाएगा 47 आएगा। कटेगा कितना बार में देखिए 47 सत्य 21 7 28 7 35 7 42 नहीं कटेगा वैसे, है ना। तो 47 कोई पहाड़ा में आता है, एक मिनट थोड़ा सा 106 में से कितना घटाना है 12 ना, चलो तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में 10 में से गया 9, मतलब 94। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। 47 गुना 94 होता है कि नहीं। चलिए तो ये सब ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। चलिए छोटी मोटी गलतियाँ आपको सुधारना है, हम जल्दी के चक्कर में ऐसा कर रहे थे, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो डी का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। 47 गुना क्या होता है 94 होता है, ठीक है ना। चलो अब डी का मान जब आ गया तो पहले ए का मान निकाल लेते हैं, किसका ए का मान, ठीक है ना। चलो तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या था आपके पास में ए प्लस 1 नहीं 2 में रखिए, 2 वाला आसान है थोड़ा सा। ए प्लस क्या है 2d बराबर 12, उसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा लंबा मतलब जोड़ घटाव ज़्यादा वाला है। चलिए तो ए का ए लिखेंगे क्योंकि ए का मान तो आया नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान 2 है ना बराबर 12, ए प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। ए का मान आ ही गया और डी का मान आ ही गया। तो अब T29 निकालना बहुत आसान है, आइए इसलिए निकालेंगे हम लोग T29 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस एन के मान तो 29 ना है, 1 इंटू डी, है कि नहीं। चलो ध्यान से देखिएगा, ए का मान हम लोग के आया 8, क्या आया सर 8 प्लस 29 में से 1 गया था 28 और गुना डी के मान क्या आया था 2 आया था, है ना। तो 8 का 8 प्लस 28 दूना कितना होता है 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 6 8 14 का 4 और 5 और 1 6 64 ना, यानी कि 64 आ जाएगा। कहना है कि T29 यानी 29वां पद होगा। लास्ट में ये लिखना है कि अतः इसका 29वां पद 64 होगा। क्या होगा तो 64 होगा, ठीक है ना। चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी पे करें कि हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, दिखेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद और नौवां पद, तीसरा पद और नौवां पद जो है, तीसरा पद और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, मैंने तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है, क्रम बाय क्रम दिया गया है क्रमशः, है ना। तीसरा पद 4 और नौवां पद क्या है 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मैंने 0 होगा। आइए देखते हैं। तीसरा पद मैंने T3 4 दिया गया है, नौवां पद मैंने T9 8 दिया गया है, और कौन सा पद शून्य होगा यानी कि Tn बराबर 0 दिया गया है। कौन सा पद शून्य होगा, मैंने एन के मान पूछ रहा है, Tn का नहीं, एन का मान पूछ रहा है। कौन सा पद, मैंने एन का मान, है ना। पद की संख्या किससे, एन से ना, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य होगा इसका मतलब Tn का मान दिया है 0, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान से, अब पहले वही काम करेंगे, दो समीकरण तैयार करेंगे हम लोग। इसमें n बराबर 3 और इसमें n बराबर 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए तो हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम नहीं बनाना चाहेंगे,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान तो है नहीं, एन का मान यहाँ पास 3 और माइनस 1 का 1 और डी का डी बराबर कितना सर 4। ठीक है, तो ए प्लस 3 में से 1 गया 2 और डी का 2 बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ पास हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस। ठीक है, ए प्लस एन का मान कितना है 9 माइनस 1 और डी का डी बराबर माइनस 1। ठीक है, चलो ए प्लस 9 में से 1 गया 8 और डी का डी बराबर माइनस 8। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, घटा दें। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर 1 एवं 2 को घटाने पर। ठीक है ना, चलिए घटाइए। तो ए प्लस 2d बराबर 4 और एक है ए प्लस 8d बराबर माइनस 8। ठीक है ना, तो घटाइए माइनस माइनस प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस था यहाँ पास। ठीक ना, ये से ये ख़त्म हो जाएगा। अब माइनस 8 में से 2 गया माइनस 6 और डी का डी। अब 8 में 8 और 4 जुड़ेगा क्योंकि माइनस हो गया प्लस, तो 8 और 4 12 है नहीं। अब 6 दूना हो जाएगा 12 यानी डी बराबर हो जाएगा -2 क्योंकि माइनस से रह गया है ना, इसलिए -2 यहाँ आ गया। ठीक है, यानी डी का मान आ गया 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए समीकरण 1 क्या था आपके पास, ए प्लस 2d बराबर 4। तो ए का मान क्या है, कुछ नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान -2 बराबर 4। यानी ए प्लस नहीं माइनस होगा ना, 2 दूना कितना 4 बराबर 4, यानी ए बराबर 4 प्लस 4। ए का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए और डी का जब मान निकल गया, यहाँ टी एन बराबर 0 दिया गया है, तो फिर लगाएंगे फॉर्मूला टी एन बराबर। ठीक है, 0 है ना, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए का मान कितना आया, आप देख सकते हैं 8 आया है ना। तो 8 प्लस एन का मान कितना है, नहीं है, एन का मान तो पूछ रहा था ना, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना आया, तो डी का मान -2 आया है और बराबर 0। 8 प्लस एन में करोगे -2 से गुना, 1 मिनट, तब प्लस एन -2, तब -2 एन और माइनस माइनस का प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना, तो -2 एन बराबर 8 और 2 जोड़ दो, पहले जोड़ ही देते हैं। 8 और 2 जोड़ेंगे 10 और -2 एन बराबर 0। -2 एन बराबर 0 माइनस 10 इधर से उधर गया। ठीक है ना, चलो 2 पचे 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी ख़त्म, क्या तो एन बराबर कितना 5। यही जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। बात समझ में आया। तो लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः इसका 5वां पद 0 होगा। ठीक है, यही लिखना होता है। तो ऐसे करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा, समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 10 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आशा करेंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ये वीडियो को भी बहुत आसान से हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे और आसान भाषा में आपको बताएंगे, और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी और यहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा गया है, जो दिया गया है वो चीज़ें। ठीक है ना, चलिए तो क्या दिया गया है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए ध्यान से, जो दिया गया था वो हम लिख दिए हैं यहाँ बोर्ड पे कि दिया गया है कोई 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान। सारवंतर कहे तो डी का मान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए समझिए ध्यान से। 17वां पद कह रहा है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17वां पद यानी कि T17 है नहीं,
17वां पद उसके 10वें पद से T10 कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। देखिए समझना है, ये जो 17वां पद है ना, 17वां पद वो 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 10वां पद से अधिक है तो दोनों को हमको बराबर जब करना है, 1 मिनट, आपको क्या करना है, दोनों पद को क्या करना होता है, बराबर, इस साइड जितना है उतना ही इस साइड को। तो कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, तो 7 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो बराबर होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए 10 ये है तो 7 जोड़ेंगे तो ना 17 होगा, तो इसमें ना जोड़ेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आया। हाँ, तो कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद अधिक 7, तो एकरे में जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसलिए इसमें हम जोड़ रहे हैं 7, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद में हम लोग को पता होता है कि T17 का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि A + 16D होता है, नहीं होता है, होता है। अब ये कैसे होता है ये भी आपको बता दें, आइए इधर इसी में बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है आपका A + n - 1 × D, इसका भी वही होता है, A + n - 1 × D, और प्लस 7 है तो 7 दे देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, खाली हम फॉर्मूला भी लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। अब A का A लिखेंगे, कहा है कि A का मान तो दिया नहीं गया है, n का मान देखिए Tn n के जगह पर क्या है, अभी 17 है, तो यहाँ पास दे देंगे 17, और -1 का -1, और D का D लिख देंगे, कहे कि D का मान तो पूछ रहा है ना। चलिए T10 यानी कि n का मान यहाँ पास 10 है ना, चलिए तो 10 - 1, और D का D लिख दो और प्लस 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बस n का मान सिर्फ बैठाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब A का A लिख दीजिए, और प्लस 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16, और D है तो D, गुना में है ना, कोष्ट में है तो गुना में ना। चलिए बराबर A का A प्लस 10 में से 1 है 9, और D का D, और प्लस में 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, चलिए नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना है, A से 1 ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बराबर की इधर इसको लाएंगे तो फिर माइनस में ही आएगा, तो -A और +A ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बराबर में आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। सेम अंक और सेम अक्षर मिलेंगे तब, ठीक है। चलिए अब 16D है तो 16D रहने दीजिए, और -9D खींच लीजिए इधर, और बराबर 7 बच जाएगा उधर। -9 कैसे होगा, क्या है कि इधर +9 है, इधर आएगा तो -9, अब 16 में से 9 हो जाएगा, 7D बचेगा, और बराबर में 7, यानी कि D बराबर जो निकलेगा 7/7, यहाँ गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होता है नहीं, ये रूल है इसका। D बराबर 7 से 7 हो जाएगा खत्म, कै बार में, एक बार में, यानी कि D का जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हुआ, 1 हुआ। तो आपको लास्ट में ये चीज़ लिखना है कि अतः शार्व अंतर बराबर, शार्व अंतर कोची कोष्ट में D भी लिख सकते हैं, बराबर कितना, 1 होगा, ठीक है। बातें समझ में आई आपको, ठीक है। अगर आपको लिखना चाहते हैं कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसमें हम लोग को D का मान कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ें हम लोग को समझना था कि सार्वंतर क्या होगा, यही निकालना था। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें और समझाते रहें, बताते रहें। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 के 11 नंबर क्वेश्चन को हल करना भी बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पे VVI है, मतलब जितने NCERT के क्वेश्चन होते हैं ना वो VVI होते हैं, ठीक है ना। आपको अगर NCERT के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हल करने आ गया ना, तो आपका जो है 10th के एग्ज़ाम में, मतलब कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। तो आप NCERT अगर कवर कर लिए तो आपका मार्क्स अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसीलिए हम NCERT पढ़ाते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन बोला कि AP इतना दिया गया है, कहता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, उसके 54वें पद से क्या है, 132 अधिक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पास हम लोग को कुछ दिया गया है, उसको छाट लेते हैं। पहले A बराबर 3 दिया गया है, और D के बराबर में होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। इसके सहारे से हम लोग D का मान निकाल लेंगे। T2 का मान क्या है, T2 का मान यानी दूसरा कौन है, मान यहाँ पास ये है, तो T2 का मान ये हो जाएगा 15 माइनस T1 के मान कितना 3, यानी कि D का मान जो आने वाला है वो 12 है। क्या आया, 12 आया, है नहीं।
चलिए, तो यहाँ पास बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक था। पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, है ना। चलो मतलब T54 पहले निकाल लेते हैं। T54 के फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो आपको फॉर्मूला साफ साफ हो जाएगा, a प्लस कितना 54 है ना, तो एक घटा करके होता है। देखिए फॉर्मूला के अनुसार बना देते हैं हम आपको, a(n-1) इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, तो an का फॉर्मूला बोलो या Tn का फॉर्मूला बोलो, ये इसका फॉर्मूला होता है T54, यानी कि n के जगह पर क्या है 54 है, तो a का a लिख लो, चाहे a का मान रखो ऊपर से। a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान यहाँ पर 54 दर्शाया गया है नहीं। चलिए उसके बाद में बताया गया है -1 का 1 और गुना d का मान कितना आया है, तो 12 आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ हम बैठाए हैं मान इस पे, किस पे, तो ये जो an का फॉर्मूला होता है an बराबर उसी पे है नहीं, यहाँ T54 उसी, तो n का मान कितना हो जाएगा 54 है नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए लिख दे सकते हैं कि T54 यहाँ कितना n का मान जो होगा, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 54, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब वही मान को हमने बैठाया सबको, ठीक है। चलिए 3 का 3 प्लस 54 में से 1 गया तो कितना बचेगा 53 और गुना 12 है कि नहीं, तो 3 प्लस 53 में 12 से गुना कर लेते हैं, बढ़ती है 36 के 6, हासिल कितना बचेगा 3 और 12 पचे 60 और 3 63, यानी कि 636 हो जाएगा। आपको गुणा करने आया नहीं, देखिए 12 का पढ़ने आता है ना आपको, तब बढ़ती है कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल 3 और 12 पचे 60, 60 और 3 63, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए उसके बाद में जोड़िएगा तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा और 6 का 6, यानी कि जो T54 का मान जो आया ना आपके पास वो 600 कितना आ गया 39 आ गया। 600 कितना आ गया सर 39। अब क्या कहता था कि कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए कौन सा पद, यानी कि an लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। पुनः चलिए यहाँ पास बनाते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहा, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा पद, यानी कि उसके 54वें पद से, यानी कि an या Tn लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। an कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद यानी कि T54 है ना, प्लस कितना अधिक है 132 अधिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए क्या बोला, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना, तो यहाँ पास हम n बराबर लिखेंगे ये चीज़ को, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मैंने हमको पूछा कुछ जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है, कौन सा पद मैंने n का मान है कि नहीं। चलिए तो n का मान पूछ रहा है। अब देखिए T54 का मान हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 639 प्लस 132, यानी कि जोड़ोगे 9 2 11 का 1 हो जाएगा और 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका an का मान, ठीक है। और पूछ रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद मैंने कि n के मान, कौन सा पद मैंने पूछी n का मान। थोड़ा सा देखिए ध्यान से इधर आइए, कौन सा पद पूछ रहा था ना, तो मैंने n का मान निकालना है। आइए ध्यान से, 771 जो हुआ आपको an का मान हुआ, ठीक है। अब पुनः हम लोग लगाएंगे an बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए तो an का फॉर्मूला जब ये होता है तो चलिए लगाइए, a का मान कितना था तो 3 था, प्लस n का मान तो नहीं दिया गया है और d का मान जो है 12 निकाल रखे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पास है ना। चलिए an का मान और an के जगह पर कितना रखेंगे आप खुद देख सकते हैं, 771 आया हुआ है, तो लिख दीजिए 771। चलिए तो 771 बराबर 3 प्लस, एक काम करें, चलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट, ये जो है एक काम करते हैं। देखिए 12 को अगर हम इधर ले आएँ, ठीक है, कैसे भी कीजिएगा आपको आ जाएगा। देखिए आइए छोड़िए इसे, आइए n में 12 से करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 में 1 से तो 12 हो जाएगा,
देखिए ध्यान से, 3 का 3 प्लस का प्लस, n में 12 से गुना किए 12n और -1 में 12 से तो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या करना है, 771 रहने दीजिए बराबर 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -9 बचेगा और प्लस 12n। कोई दिक्कत नहीं ना, ये घटाएं सिर्फ इसको में। चलिए ये दोनों घटा दिया गया है। उसके बाद में 771 प्लस 9 बराबर 12। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद में 771 में 9 जोड़ोगे तो 9 1 10 के 0 और 10 का 0 हो गया ना, और 7 और 1 8 और 7 780 यानी कि 12n। ठीक है, और n बराबर हम निकालेंगे तो क्या होने वाला है, तो 780/12, क्योंकि यहाँ गुना में है तो बराबर किधर आ रहा है तो भाग में जाएगा। ठीक है, 12 छक कितना हो जाएगा, 12 छक 72, तो इसके पास कितना बच गया 6। समझ रहे हैं बात, 12 छक 72 और 12 छक 72 हो गया ना, तो बच गया कितना इसके पास में, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, 9 1 10 का 0 और 7 1 8 और 7 का 7। ठीक है, देखिए 12 छक 72 हो गया, इसके पास में बचा कितना 60 और 12 बचे 60, 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया 12, है ना। यानी कि साफ साफ लिखेंगे हम, सॉरी 12 हम लिख रहे हैं 65 ना, ठीक है 65 हो जाएगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि वह पद जो होगा कितना होगा 12। कौन वह पद क्या होगा, अतः वह पद। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे भी वीडियो में आप लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि आपको फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। अगर आप फुल कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिएगा, बीच में अगर जाइएगा तो आपको कुछ आने वाला नहीं है। अगर नहीं आएगा तो फिर आने का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, है नहीं। चलिए आइए तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। दिया गया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है और सार्वंतर जो है से समान है। सार्वंतर इसका क्या है, समान है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन भी क्या कहता है। आइए, तो कहता है 2 समांतर सीढ़ियों का सार्वंतर समान है, मैंने डी का मान दोनों जैसे समान है। ठीक है, अगर 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, दोनों का रहेगा। ठीक है, आइए उसके बाद में बोला कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक है, चलिए तो 100वें पदों का अंतर 100 है और 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये चीज़ समझना है। और सार्वंतर समान दिया गया सर, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम लोग ये कह सकते हैं और मानना है। सबसे पहले क्या मानना है हम लोग को, कि माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद, पहला एपी का प्रथम पद क्या मानेंगे कि ए है। क्या मानेंगे, पहला पेदी का मैंने पहला एपी का प्रथम पद को क्या मानना है, ए मानना है ना। प्रथम पद को ऐसे भी हम लोग ए मानते हैं, है ना। चलिए, तथा सार्वंतर बोला है कि सार्वंतर समान रहेगा दोनों को, तो देखिए दोनों का समान दिए हैं, डी मान लिए हैं तो डी दोनों का रहेगा। ठीक है, आइए तथा दूसरे एपी का प्रथम पद जो है ए डैश कर दिए हैं। दूसरे एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा ए डैश, मैंने कुछ तो भिन्नता होना चाहिए ना। ये तो नहीं बोला कि प्रथम पद समान है, लेकिन सार्वंतर बोला है कि समान है, बोला ना। इसलिए हम लोग क्या करिए, हम क्या कर दिए कि डी का मान जो है से ए के लिख दिए। इसमें कुछ कोई अलग चीज़ नहीं दिखाए हम, लेकिन इसमें देखो ए में अलग ए डैश लगाया गया है, इसमें खाली ए लगाया गया है। ये तो कॉमा का चिन्ह है सर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा बात। चलिए इतना मानने के बाद में आपको क्या करना है कि बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर माने कि T100 माइनस T100 कितना दिया गया है, 100 दिया गया है ना। 100वें पदों का अंतर माने दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, माने कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखिए आपको भिन्नता समझ में आएगी। आगे आइए, तो T100 का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें ना सर, आइए हम शॉर्ट में लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पास, A + 99D। A प्लस क्या हो जाएगा 99D, और पहले का एपी में खाली ए माने है ना, चलेगा, माइनस यहाँ पास कोष्ठ का चिन्ह दे दीजिएगा क्योंकि पहले माइनस आ गया। इसका हो जाएगा ए डैश माइनस नहीं होगा, प्लस होगा 99D, इसका भी हो जाएगा बराबर 100।
एक सेकंड आप सोच के देखिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि ऐसे क्या कर रहे हैं सर आप। n-1 फॉर्मूला में होता है ये वाला में, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखिए n का मान जो है मैंने 100 यहाँ पास है, तो n-1 होता है, तो n में से 1 घटता है, तो 100 में से 1 घटेगा तो कितना 99, और ये d जैसे गुना में है, यहाँ पास 99 d लिखा जाता है। नहीं समझे, इसलिए 99 d यहाँ पास लिखा गया है। कहानी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अगर यहाँ पास 101 रहता तो 100 d होता, अगर 102 रहता तो 101 d होता, और a तो जो है वही रहेगा। अच्छा, इसमें खाली a क्यों दिए? कहा कि प्रथम पद का प्रथम पद खाली a था। अच्छा, दूसरा जो AP था, दूसरा AP का प्रथम पद जो था a' माना था हमने, तो a' दे दिए, और 99 d तो होगा ही, कहा कि d का मान जो है समान बोला है, तो dd दोनों समान है सर। देखिए इसमें भी d समान, इसमें भी d समान, कोई दिक्कत आइए नहीं। a प्लस 99 d का 99 d रहने दो, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस a', माइनस क्या हो जाएगा सर, a', और माइनस और प्लस माइनस 99 d बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको ना? चलिए खाली गुना कीजिए। अब आपको दिख रहा हो कुछ समान, 99 d और 99 d देखिए प्लस माइनस में समान है, तो काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, तो अब a माइनस a' बराबर 100, इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान के रखना है। उसके बाद में अब क्या करना है कि देखिए कुछ नहीं, उसके बाद में बोला था 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना, माने 1000 पदों का अंतर क्या होगा, पुनः 1000वें पदों का अंतर, ठीक है ना। 1000 पदों का अंतर निकालेंगे, तो t 1000 माइनस t 1000 बराबर कुछ भी ना दिया है अभी फिलहाल ना, तो यही तो हम लोग को निकालना है ना। चलिए, तो हम लोग करें t 1000 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, तो पहले का ये हो गया ना ये p, तो पहले का में a का a रखेंगे, ठीक है, a प्लस यहाँ 999 और d हो जाएगा माइनस कोष्ठ का चिन्ह जैसे ऊपर दिए थे, ठीक है, यहाँ पास भी a' माइनस नहीं प्लस 999 d। चलिए ठीक है, बराबर तो कुछ नहीं फिलहाल है, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आई आपको बात। जिस तरीके से ऊपर किए 100 के जगह पर यहाँ पास खाली 1000 अभी हो गया है ना, और 99 की जगह पर 999 का है कि 1 घटाएंगे तो 999 आवे करेगा, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब a का a लिखो प्लस 99 999 है ना, और d बराबर, ठीक है, a' हो जाएगा, बराबर कहा दे रहे भाई, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और a' का a' माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 99 999 ना, और d बराबर कुछ नहीं है अभी। आइए आप देखिए ध्यान से, आपको a का a देखिए और ये देखिए, ये दोनों सेम होगा, आपको माइनस प्लस में दिख रहा होगा, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर में हमको दिखा। अब a माइनस a' बराबर कुछ भी नहीं आया अभी, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से कि a माइनस a' का मान कितना आया हुआ है, 100। तो a माइनस a' के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे सर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ऐसा हुआ क्यों, a माइनस a' का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, तो आपको लास्ट में कहना है कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। लास्ट में लिखिए आप कि अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, 100 ही होगा, ही लिख दीजिए, 100 ही होगा, कोई दिक्कत। देखिए ना आप, समीकरण फर्स्ट से हमको पता चला कि a माइनस a' का मान भी वही होगा, 1000 ही होगा। चलिए ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाता रहें और बताता रहें, समझाता रहें। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 10th क्लास के
रियल नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन वीवीआई टॉपिक आते हैं इसमें, मतलब कि जितने भी टॉपिक्स आते हैं रियल नंबर से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, उसको हम लोग को आज बटोर लेना है, ठीक है ना। जितने तरीके से पूछे जाते हैं वो सबको आज हमको हम लोग बताएंगे और जानेंगे, और सब ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बता दें कि 4 टॉपिक हमने लिया है और कुछ टॉपिक है जिसे हम बताएंगे इसी वीडियो में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हर एक वीडियो बनाएंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है, जिसमें उसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं रहेगा। तो चलिए, वही क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे आज जो आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल मैच करता हो, समझ गए। तो और जानते हैं आप वीवीआई किसको कहते हैं? नहीं पता है ना, हम बताते हैं आपको वीवीआई किसे कहते हैं। जिससे लोग पूछ दिया है, मतलब एग्जाम में जिससे पूछा गया है उसी को तो वीवीआई कहते हैं, है नहीं। जो बार बार पूछा जाता है उसी को लोग वीवीआई बोलता है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, वही वीवीआई है आपका। वीवीआई कहीं खोजना नहीं है आपको, आप जा करके मैच करवाइएगा इसको पढ़ने के बाद में, और जाके दीजिएगा वहाँ पास टेस्ट। आप जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें आपको नंबर आएगा, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा तथा सम संख्या तथा विषम संख्या, मतलब अभाज्य संख्या का मसा और सम संख्या का मसा और विषम संख्या का मसा समझेंगे। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो अभाज्य संख्या पूछेगा, जो लगता है कि लमसम हर एक वर्ष पूछी जाता है ये क्वेश्चन, कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, ठीक है। हमने 3 एग्ज़ाम दिया है, तीनों एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हमको पता है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। 3 एग्ज़ाम दिए हैं, समझ गए, मैट्रिक का सिर्फ। चलिए ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। 2 या 2 से पहले अभाज्य संख्या की बात है तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 को, है ना। अभाज्य संख्या 2 को क्या होता है सर? आइए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, समझ रहे हैं। तो आंसर क्या आपको मारना है कि 2, क्या मारना है? 2। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 एक या अपने आप से कट जाए, जो संख्या एक या स्वयं से कट जाए, खुद से कट जाए, मतलब कि केवल 2 अंक से ही कटे, चाहे तो अपने से या फिर 1 से। इसके अलावा अगर कोई और से कटेगा तब वो दूसरा में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो अभाज्य किसको कहते हैं? जो केवल 2 संख्या से कटता हो, चाहे तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कट जाएगा, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 ही से कटेगा, और इसके अलावा कोई से कटता है? नहीं कटता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखा गया है, समझ रहे हैं बात। चलिए, उसके बाद में हम समझेंगे 2 तो एक अभाज्य संख्या लिए। अच्छा, 2 या 2 से अधिक बोला है तो 2 को ले लेते हैं हम, ठीक ना। आइए, तो 2 को अभाज्य संख्या ले लें, 1 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 और केवल 1 से ही 3 कटता है, इसके अलावा और कोई से नहीं कटता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब इसका क्या निकालना, हम लोग को मसा निकालना है। क्या निकालना है सर? मसा। तो आप गुणनखंड विधि प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो फिर बच्चा में जो पढ़े थे आप भाग विधि से, उसका ही प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलेगा, अब बचपना थोड़ी है ना। चलिए, तब 2 और 3 का मसा निकालेंगे तो आपको पता होगा गुणनखंड विधि से, है ना। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 होगा, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 1 होगा। और कुछ गुणनखंड में होता है, देखिए, अगर जिसको अभाज्य संख्या जो होती है उसके गुना में कुछ नहीं तो 1 रहता है, समझ रहे हैं ना बात। चलिए, आपको पता भी होगा जिसके गुना में कुछ नहीं उसके गुना में 1 रहता है, ठीक है ना। चलिए, तब मिल क्या रहा है यहाँ पास? 1 1 दोनों मिला, तो जो मिलता है वही तो मसा कहलाता है, समझ रहे हैं बात। हाँ, ये मिल क्या रहा है? तो 1 मिल रहा है, तो यानी कि 2 या 2 से अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया आपको? चाहे कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए 7 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 7 और 5, तो 7 जो है अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों के गुना में कुछ नहीं तो 1 1 है ना, तो दोनों में 1 मिलेगा, तो वो भी अभाज्य संख्या होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है सर 1 होता है। आपको साफ कह देना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा सिर्फ 1 होता है, समझ गए। 2 चीज़ आपको समझ में आई। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछेगा भी आपको। अच्छा, दूसरा में है कि सम संख्या, अगर 2 या 2 से अधिक सम संख्या का मसा हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए, आइए समझते हैं। 2 या 2 से अधिक सम संख्या का मसा कितना होता है? तो डायरेक्ट हम बताते हैं उत्तर कि 2 होता है, क्या समझ रहे हैं। और लगातार भी कभी कभी बोल देता है, तो ले लीजिए, लगातार ही ले लीजिए, 2 और 4, 2 लगातार संख्या है ना, सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए,
है कि नहीं, उसे ही तो कहते हैं कि सम संख्या होता है। चलिए उसके बाद में आप देखिए 2 और 4 को मसा निकालिएगा तो 2 को तोड़ोगे तो 2 गुना 1 टूट सकता है, और 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 टूटेगा। यानी दोनों में मिल क्या रहा है, तो 2 मिल रहा है। अब मिले वाला ही तो मसा कहलाता है, समझ रहे हैं बात, मिले वाला को ही मसा कहते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि विषम संख्या का मसा कितना होता है। तो विषम संख्या आभास संख्या का मसा ही 1 होता है, चाहे तो विषम संख्या चाहे तो उसी वही आभास संख्या। तो विषम संख्या और आभास संख्या दो लगातार अगर पूछे, आभास संख्या तो कोई पूछ देगा ना आपको कहीं से उठा करके, तो उसका मसा 1 ही होगा। लेकिन लगातार आपको विषम संख्या की बात करेगा या लगातार सम संख्या की बात करेगा तो आपको आंसर मारना है सम में 2 मारेंगे। ये सम की है, किसकी है, सम की कहानी है। और विषम की बात करें तब विषम संख्या का मसा क्या होगा, तो 1 होगा। काहे 1 होगा, आइए 2 लगातार विषम संख्या लेते हैं। एक तो विषम संख्या 1 होता है और दूसरी 3 है। दूसरी क्या है, विषम संख्या 3 है। ये दोनों के मसा आप निकालिएगा तो 1 को तोड़ सकते हैं 1 गुना 1 के रूप में, और 3 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 1 के रूप में। दोनों मिल क्या रहा है, तो देखिए 1 मिल रहा है, इसलिए मसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझे, समझ में आया होगा कुछ आपको। मतलब कि कहना है कि आभास संख्या का मसा पूछे और विषम संख्या का मसा तो आपको 1 होता है। क्या होता है, 1। आभास संख्या और विषम संख्या का मसा 1 और सम संख्या का 2, समझ गए। चलिए पहला टॉपिक में हमने पढ़ा कि सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है और 2 आभास संख्याओं का मसा कितना होता है सर, 1 होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सम संख्या 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है, तो सम संख्या का मसा कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, जो 2 से कटेगा उसका मसा कितना, 2 ही होगा। ठीक है, आइए अब विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता हो, ठीक है ना। चलिए तो उसको अगर मसा में निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में। क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, या फिर 2 को मिटा दीजिए तब भी आपको समझाएंगे हम। चलिए यहाँ पास परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा होता है। क्या होता है आपको बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हर हाल में आंसर जो होगा ना, चाहे तो जोड़ दो, चाहे तो घटा दो, चाहे तो गुना कर दो, सब में आंसर क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। क्या होगा सर, अपरिमेय। चाहे तो जोड़ो, चाहे तो घटाओ, चाहे तो गुना करो, जोड़ में भी, घटाओ में भी, और गुना में भी, और भाग में भी, सबका आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अपरिमेय का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, √2। क्या ले लिए, √2 ले लिए, √2। और क्या कह रहा है कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो √2 ले लिए और एक परिमेय संख्या लेते हैं। चलिए परिमेय खाली 2 ले लेते हैं। अगर रूट के अंदर रहे तब वो परिमेय संख्या रहेगा, 2 की बात है। 2 अगर रूट के अंदर रहेगा तब वो अपरिमेय रहेगा, लेकिन बाहर रहे तो माने रूट में ना रहे तो परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ रहे हैं। चलिए तो अब इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट वाला जब तक समान नहीं आता है तब तक हम जोड़ते उड़ते नहीं हैं, है ना। तो अब ये √2 + 2 जो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या आया। तो जोड़ में आप समझ गए कि अपरिमेय संख्या होगा, और घटाव में भी सेम टू सेम वही होगा। तो घटा भी नहीं सकते हैं, जब तक सेम नहीं आएगा ना तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्या से आना चाहिए, तो आपको रूट के अंदर वाली संख्या, रूट के अंदर वाली संख्या 2 है, यहाँ रूट है ये ना, तो कहानी तो ऐसा ही गोल है। लेकिन सर गुना की बात करते हैं। आइए चलिए, √2 × 2, आप इसके आगे जानते हैं कि 1 रहता है, कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। अब एक का पढ़ेंगे 2 बार तो 2 आएगा, ये तो आप भी जानते हैं। और √2 इसके साथ में था तो √2 भी हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए हमको √2 कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या का है। कहा कि √2 के वर्गमूल न होता है, पूरा कटता है, वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं कटता है, इसलिए इसका जो आंसर होता है कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आपको हम बताएं जोड़ का भी कंडीशन बताएं, घटाव का कंडीशन बताएं। अब चलिए आपको हम गुना भी बता दिए, अब आपको भागा दिखाते हैं। 2/2 ले लो, 2√2 या √2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको समझते ध्यान से। तो इसको आप बटा में कर दोगे फिर भी वही हाल रहेगा, देखिए ना। तो 2 से 2 खत्म, तो 1/√2, 1/√2 आएगा, नहीं आएगा। देखिए 2 भाग है तो 2 भागा के मत हटाओ, बटा को सटाओ, भागा को हटाओ, बटा को चढ़ा सकते हो। तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 2√2। तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। समझ में आया बात, आपको आ रहा होगा समझ में।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय तो हम लोग समझ गए, परिमेय और अपरिमेय को टकराना सीख गए। तो परिमेय अपरिमेय को जब हम टकराएंगे आपस में कोई हाल में, तो आंसर क्या आना चाहिए? अपरिमेय आएगा। परिमेय अपरिमेय को जब टकराएंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? अपरिमेय ही आएगा। बात समझ में आया होगा। आइए, और जब परिमेय और परिमेय को जब हम आपस में टकराएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका आंसर परिमेय परिमेय, देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है ना, तब परिमेय प्लस परिमेय। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, आइए सिखाते हैं आपको, देख करके दिखा करके। आइए समझिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस बराबर हर हाल में परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा सर? परिमेय संख्या आएगा। क्यों? कि परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लिया जाए 2 जैसे परिमेय संख्या है प्लस √4 भी परिमेय संख्या है, नहीं कहा कि √4 के वर्गमूल 2 होता है, तो 2 प्लस √4 के वर्गमूल 2, 2 2 4, आंसर क्या आया? परिमेय नहीं आया। आया कि नहीं आया? 4 एक परिमेय संख्या है, आप भी जानते होंगे। समझ रहे बात? चलिए, तो मतलब आपको बता दें कि जोड़ में भी परिमेय और परिमेय का जोड़ घटाओ गुना भागा करोगे तो आपको परिमेय आएगा। परिमेय परिमेय को अगर जोड़ घटाओ गुना भागा करोगे तो आंसर क्या आएगा? परिमेय आएगा। नहीं समझे? चलिए समझाया ना आपको हम जोड़ दे करके। हाँ, परिमेय परिमेय को जब जोड़ेंगे, घटावेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? इसको लिख लेना है आपको। ठीक, आइए अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, जोड़ दिए तो आंसर जो एक फाइनल आता है ना, अपरिमेय ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय। जोड़ेंगे या घटावेंगे, जोड़ या घटाओ में क्या आएगा आंसर? सॉरी, जोड़ में हमेशा क्या आएगा? देखिए ध्यान से, जोड़ में अपरिमेय अपरिमेय को हमेशा जोड़िएगा ना आप। देखिए यहाँ परिमेय परिमेय को जोड़ रहे थे, परिमेय आ रहा था, और अपरिमेय अपरिमेय को जोड़िएगा ना तो आपको आंसर अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा आंसर? अपरिमेय आएगा। और साथ ही साथ एक बात और, आइए अब घटा के दिखाते हैं आपको हम। घटाओ में अगर बात करें ना, अपरिमेय घटाओ अपरिमेय, अपरिमेय घटाओ अपरिमेय, तो आपको 2 कंडीशन में समझना है, थोड़ा सा ध्यान से। आइए, अपरिमेय अपरिमेय को घटाएंगे और भाग करेंगे, 2 कंडीशन में समझना है। अपरिमेय और अपरिमेय को जब घटाएंगे और भागा करेंगे तो 2 स्थिति ऐसा होती है कि उसमें परिमेय आ जाता है। कैसे? √2 भागा √2, ये भागा दे रहे हैं, और एक √2 माइनस √2 बराबर 0 होता है, और इसका बराबर 1 होता है। नहीं जानते हैं आप? सेम को भागा देने पर सेम से क्या आता है आंसर? 1 आता है, और यहाँ सेम को घटाने पर 0 आंसर आता है। तो इस कंडीशन को देख करके आपको पता चला होगा कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल कभी कभी जो है, सुनिए ध्यान से, हर समय नहीं। यहाँ पर 2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसे ही खत्म, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जा रहा है, ये भी परिमेय आ जा रहा है। लेकिन कोई कोई ऐसा कंडीशन होता है, आइए दिखाते हैं आपको। आप परिमेय संख्या बात है ना, चलिए √3 दे दें यहाँ पास √2 रहे। देखिए ध्यान से, √3 और √2, तो ये तो कटेगा नहीं, तो एक भागा देंगे हम, किसी करें भागा देंगे हम तो कुछ यहाँ पर में आएगा, क्योंकि अब भागा ही लगबे नहीं करेगा। कुछ से भागा होगा 2√3/2, 2√3/2 है, तो ये भागा दीजिएगा तो आप उससे भागा नहीं होगा, मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, हम साफ साफ यही बताना चाहते हैं आपको कि देखिए, भागा और घटाओ में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। भागा और घटाओ में अपरिमेय अपरिमेय को जब भागा देंगे, घटाएंगे, तो परिमेय अपरिमेय दोनों आएगा। भाग में और घटाओ में परिमेय अपरिमेय दोनों। लेकिन जोड़ और गुना में अपरिमेय और अपरिमेय को जब हम जोड़ेंगे या फिर गुना करेंगे ना, तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा परिमेय आएगा। हमेशा क्या आएगा? परिमेय आएगा। नहीं, देखिए समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे अपरिमेय के साथ, तो आपको हम तो फाइनली बता दिए हैं कि अपरिमेय आता है। लेकिन बाबू, घटाओ और भागा जो है ये दोनों को कंडीशन को देता है, लेकिन गुना जो है एक केस में खाली जो है अपरिमेय संख्या देता है। कौन केस में? तो आपको जो पाई होता है, पाई लगा दे इसमें गुना में, तो √2 पाई √2 और पाई, तो ये जैसे अपरिमेय संख्या है कि नहीं?
तो इस सब चीज़ को समझते हुए करना है आपको। देखिए आपको थोड़ा सा बाउंस कर रहा होगा, पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरे बात। क्या बात है ना कि अपरमेय और अपरमेय को जोड़िएगा तो अपरमेय ही आता है, जोड़ में क्या आता है, अपरमेय आता है। ठीक है, अच्छा अपरमेय और अपरमेय को जब घटाएंगे तो कभी कभी परिमेय आता है और कभी कभी अपरमेय आता है। तो परिमेय कब आता है, जब शून्य आ जाए, मतलब कि सेम को घटाने पर, सेम अंक को अगर अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ घटाएंगे तो उसका आंसर परिमेय आएगा। ठीक है और गुना की बात करें तो गुना में सेम चीज़ को अगर हम अपरमेय को गुना करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय। ओकरों में सेम चीज़ करेंगे तो अपरमेय आ जाए, सॉरी परिमेय आएगा। सेम चीज़ को क्या करेंगे, गुना करेंगे अपरमेय संख्या में तो अपरमेय आएगा। जैसे हम बताएं आपको, देखिए यहाँ पास √2 ले ले और गुना √2, इस सेम न है, एक वर्गमूल 2 होता है, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, तो परिमेय आया कि नहीं आया, आता है। तो गुना में भी परिमेय अपरमेय दोनों होगा। और बात करें घटाव की, किसकी, घटाव की तो बात कर लिए कि दोनों आएगा और गुना में भी दोनों आएगा, घटाव गुना में दोनों आ गया, और भागा में भी दोनों आता है, भागा में भी दोनों आता है। खाली जोड़ में जैसे अपरमेय आएगा, लेकिन जोड़ घटाव गुना भागा में, सॉरी जोड़ में खाली अपरमेय, लेकिन वो तीनों में, कुछ में घटाव गुना भागा में तीनों केस में क्या आएगा, अपरमेय परमेय दोनों आएगा। बस ये याद रखिएगा, तीनों में अपरमेय परमेय दोनों, और जोड़ में खाली अपरमेय आएगा। कोची में तो अपरमेय को करेंगे, साथ में मिलाएंगे तब, समझ गए। चलिए उसके बाद में निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, अब चूज करना है। हम आपको बहुत सारा बता दिए यहाँ पास। आइए तो जेकर सुनिए, परिमेय संख्या का रूल क्या होता है, समझना है ध्यान से। सबसे पहले तो P/Q के रूप में होना चाहिए, ये सबको जानता है, P/Q का रूप सबको जानता है। मगर बाद में वर्गमूल निकलना चाहिए, वर्गमूल निकले, वर्गमूल निकले, या वर्गमूल निकले या निकाला जा सके, है ना। और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, इसके मतलब समझिए आप ध्यान से, इसका मतलब बहुत बच्चा नहीं जानता है। मतलब कि P/Q 0/Q, देखिए यहाँ पास Q नॉट इक्वल 0 के मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, मतलब कि Q में नहीं 0 हो, बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या होने की कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या कब होगा, पहला तो है कि P/Q ग्रुप में होना चाहिए उसको, दूसरा क्या है, वर्गमूल निकलना चाहिए उसका, क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए, और चौथा जो है Q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, तब वो अपरमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जांचिए इसको। आइए सबसे पहले बात करें √11, तो √11 का जो है वर्गमूल हमको नहीं निकलता है, साफ साफ माने पूरा नहीं निकलता है, इसको कहेंगे अपरमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरमेय को हम काट देंगे ऐसे और परिमेय को सही का चिन्ह देंगे। ठीक, आइए इसमें देखिए परिमेय को चुनना है कि अपरमेय है। अब ये 2 √11, तो रूट वाला को गौर से देखना है आपको, रूट वाला 11 है, यहाँ जब अपरमेय हो गया तो यहाँ भी अपरमेय हो जाएगा, है कि नहीं। आइए यहाँ देख लीजिए 4√5, 4√5, तब 5 भी एक अपरमेय संख्या है, रूट में नहीं, कहा कि 5 के वर्गमूल निकलवे ना करता है, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा कटकू। चलिए आगे 5√5 ये भी अपरमेय होगा, क्योंकि 5 के वर्गमूल नहीं निकलता है। 5√10 ये भी अपरमेय, क्योंकि 10 के वर्गमूल निकलवे ना करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में पाई तो एक अपरमेय संख्या है, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए पाई ऐसे भी दिया आता है, ऐसे भी दिया आता है कभी कभी, ठीक है, देने पर आपको डिपेंड करता है। सर लोग ऐसे देते हैं और किताब में देखिएगा तो ऐसे रहता है, ठीक है। आगे √25, इसको काटिएगा भी ना, 5 × 5 = 25, तो फिर रूट में 5 आएगा, तो रूट में 5 अपरमेय हो जाएगा। √20 जो है ये भी एक अपरमेय संख्या, क्योंकि 20 का पूर्ण कोई का वर्ग है 20 नहीं है, इसलिए अपरमेय संख्या। और बात है कि 2 + √20 ये भी हो जाएगा, 20 है ये है अपरमेय, तो अपरमेय हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये √2 से √2 खत्म, तो खाली 2 बचा, तो खाली 2 परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या, इसको कह देंगे परिमेय संख्या। समझ रहे हैं बात। चलिए अब इसको समझना है ध्यान से। शांत अशांत में क्या होती है ना, बस थोड़ा सा कंडीशन है, शांत के लिए समझ लीजिए। शांत कब कब होगा, जब 2 के n के रूप में रहेगा, या फिर 2 × 5 या फिर 5 के पावर n के रूप में। समझिए ध्यान से, मतलब कि हर को अगर हम गुणनखंड करेंगे और ये तीनों में से कोई फॉलो कर गया, माने खाली 2 के रूप में घात आ गया,
मैंने खाली दो आ गया, तोड़े और दो आ गया तो जो होगा शांत होगा। आगे 2 गुने 5 के रूप में आ गया, मैंने 2 और 5 शामिल खाली उसमें है तो वो भी शांत होगा। अगर खाली 5 शामिल है तो वो भी शांत होगा। देखिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पास सबसे पहले 4/6 दिया गया है, तो 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 और 6 को तोड़िएगा 2 गुना 3, इसे ही खत्म। तो नीचे 3 आ गया ना, तो 3 वाला उका होता है अशांत होता है, तो कह देंगे अशांत है। ठीक, अच्छा 6/9, 6 को तोड़िएगा तो 3 गुना 2 और 9 को तोड़िएगा 3 3 9, 3 से 3 खत्म तो 2/3, यहाँ भी 3 आ जा रहा है, माने कि 2 और 5 के अलावा नीचे जो भी आएगा ना उसको कह देंगे अशांत। ठीक है, एक और चेक कर देते हैं और बाकी आपका होमवर्क। 5 5 कट जाएगा, 5 5 25, 1/5। तो जिसके नीचे हर में बात है, हर में अगर 5 के रूप में घात आ जाए तो क्या कहेंगे, तो खाली इस शांत होगा, ये क्या होगा, शांत होगा। समझे। आगे तोड़ देते हैं इसको भी। देखिए 50 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 5 20 और 1 मिनट 2 5 10, 10 5 50 कर दीजिए, 2 5 10, 10 5 50, ये हो गया ना। और 100 को तोड़िएगा 2 2 4, 4 5 20 और 20 5 100, काटिए, कटेगा जो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी 1/2 बचेगा, 1/2 था, 1/2 खाली 2 आ रहा है नीचे, देखिए खाली 2 तो क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता है बस। और आगे जो आपको एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको आपको कर लेना है, तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।